सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की नई बुक सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे काम करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे काम करती है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो विलेज और टाउन लेवल पे काम करती है। अब जो हमने इंडिया में जो हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो उसके 3 ऑर्गन हैं, एक है जुडिशरी, एक है लेजिस्लेचर और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इनका क्या क्या काम है, ये ऑल इंडिया पे कैसे काम करती है, स्टेट लेवल पे कैसे काम करती है, तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लेटेस्ट एक्सप्लोर में ऑब्जर्व द टेबल, हाईलाइट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट। तो अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसमें जुडिशरी के जो काम है, किस लेवल पे काम है वो देखेंगे, लेजिस्लेचर के जो काम है जो नेशनल लेवल है उस पे कैसे है, स्टेट लेवल पे कैसे है, एग्जीक्यूटिव कौन है, ये एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है, इनके क्या क्या फंक्शंस है वो सब देखेंगे। तो देखो, जुडिशरी की जब बात आती है तो जो जुडिशरी मतलब हमारे जो न्यायपालिका है वो ऑल इंडिया में एक ही है, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपको कहीं और मतलब हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी में ऑल इंडिया लेवल पे एक कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो हर प्रकार के जितने भी जो हमारे चीज़ें हैं वो देखते हैं। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आ जाते हैं कि जितने भी हमारे चाहे वो किसी प्रकार की अर्जी है वो हम हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या कि जो ऐसी जो असेंबलीज जहाँ पे हमारे जो लॉज और ऑर्डर है वो फॉर्मुलेट होते हैं, तो नेशनल लेवल पे है लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट लेवल पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स को क्रिएट किया जाएगा वो होगा विधानसभा में। हर एक स्टेट की अपनी विधानसभा है, पर कुछ ऐसे स्टेट है जिनके पास 2 है, एक है विधानसभा और एक है काउंसिल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव। तो देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, जो गवर्नर है मतलब स्टेट लेवल पे वो नॉमिनल हेड है, उनके सिग्नेचर चलते हैं, बट जो एग्जैक्टली काम करते हैं एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है, वो है सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड है। मतलब जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को उनको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा तो वो सब होगा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की निगरानी में। ठीक है, अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। वो क्या क्या है, कुछ तो फंक्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं, कुछ आपको आगे और पढ़ने को मिलेंगे। तो डिफेंस डिफेंस एक ऐसा काम है जिसको कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जितने भी फॉरेनर अफेयर्स होंगे उनको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी होगा उसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। कम्युनिकेशंस में रेलवे रोडवेज जो भी कुछ होगा वो कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। करेंसी से रिलेटेड कोई मुद्दा है उसको भी कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरस्टेट कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज हो गई, वो सब कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स हैं, और जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है। ये क्वेश्चंस भी आता है वन लाइनर में कि स्टेट गवर्नमेंट में जो नॉमिनल हेड है वो कौन है, गवर्नर। चीफ स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर है। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें देखती है, पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी। ठीक है, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, की स्टेट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स और लॉ बनाए हैं उसको देखेगी। पब्लिक हेल्थ सेक्टर को देखेगी, एजुकेशन को देखेगी, एग्रीकल्चर को देखेगी, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखेगी। अब देखो, आपने देखा एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है। तो भाई एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है कि जब जहां जिसको जो अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा हो सकता है तो उस पर अपनी क्या पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, जितने भी स्टेट हैं उनके अपने बोर्ड होते हैं, है ना, और जो एनसीईआरटी है वो पूरा ऑल इंडिया है ना। तो जो एनसीईआरटी वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। और जो हम देखते हैं हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, ये सब क्या हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के अपने बोर्ड हो गए, है ना। तो यहाँ ये अपने बोर्ड में नई पॉलिसीज लगा सकते हैं। तो इस तरह इन सब के जो काम है वो बटे हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मनी बनी रहे। यही पढ़ा था ना हमने कि भाई ये कंट्रोल्स है, ये जो लॉ है क्यों बनाए जा रहे हैं, इनको जो इम्प्लीमेंट है क्यों करवाया जा रहा है, वो इसीलिए ताकि जो सोसाइटी है, जो नेशन है, उसमें हार्मनी बनी रहे, सब लोग अपने अपने काम को तरीके से करें। तो एक बार दोबारा से रिकैप देख लेते हैं। जुडिशरी लेवल पे जो जुडिशरी है, ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट काम करती है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम करती है। हर एक स्टेट के अपने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही लेजिस्लेचर है। अब देखो जिन स्टेट के नहीं है वो शेयर भी करते हैं, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर है, नेशनल लेवल पे 2 हाउसेज है, लोकसभा, राज्यसभा। क्या काम है इनका, इनके जो नेशनल लॉज होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने का इनका काम होता है। ऐसे ही 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, भाई किसी किसी स्टेट के पास सिंगल असेंबली है और किसी किसी स्टेट के पास 2 है, जिसमें एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और वो चीफ ऑफ कमांडर है किसके, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे तो जो गवर्नर है ना, वो क्या है, नॉमिनल हेड है। और जो एग्जीक्यूटिव हेड है, सारे रूल लॉ ऑर्डर को जितना भी इंप्लीमेंट करा रहे हैं वो कौन है, चीफ मिनिस्टर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई ये। ऐसे ही जो फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आपने देखा डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस, करेंसी, कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, ये सारे काम कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है। और जो एजुकेशन है वो दोनों ही काम में, दोनों ही सेक्टर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है। अब वो फंक्शंस थे हमें बताना था। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, डिफेंस, करेंसी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोडवेज। और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। तो देखो भाई ये तो एक ऐसे इंस्पिरेशंस हैं जिनसे प्रेरणा लेके पता नहीं कितने सारे युवा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। और ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल है, एक इंस्पिरेशनल है। तो इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो भी कहूँगी वो कम ही होगा। तो अगर आपको कभी भी इनकी जीवनी पढ़ने का मौका मिले, कभी भी इनके कोई कोट पढ़ने का मौका मिले, या कभी भी स्कूल में कोई फंक्शन है जहाँ इनके बारे में बताया जा रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ हमें एक छोटा सा ही इनके ऊपर पैराग्राफ दे रखा है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये 1931 में तमिलनाडु में एक परिवार है रामेश्वरम, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको साइंटिस्ट और जिनका निकनेम क्या था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और उन्होंने इंडिया में जितने भी स्पेस प्रोग्राम है, जितने मिसाइल प्रोग्राम है, जितने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का जितना भी हम काम कर पाए हैं, वो इनकी ही देन है। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो हमारे 11वें प्रेसिडेंट, मतलब हमारे 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 2007 तक। और ये इतने हाई स्टेटस होने के बावजूद भी ये हमारे जो भारत के लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे कनेक्टेड रहे हैं, है ना। इन्होंने लोगों को पैशनेट किया है एजुकेशन की तरफ, इनोवेशन की तरफ, कि जब तक आप अपने सपनों को पूरा ना कर लो, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो, तब तक छोड़ो नहीं। He inspired millions with his humility, dedication to social causes, commitment to the nation. इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है अपने काम से, अपने डेडिकेशन से, अपने कमिटमेंट से, जो नेशन के प्रति है कि नेशन को आगे बढ़ाना है, ये हम युवाओं की जिम्मेदारी है। And he tirelessly encouraged young Indian to dream big, work hard to achieve their goals. तो देखो ये यही मानते हैं कि बड़ा सोचो, है ना, बड़े सपने देखो, उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि अपने गोल को आप अचीव कर सको। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सपना देख लिया, सपना बस ऐसे ही पूरा हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन करते रहो बस ऐसा ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, अपने गोल के प्रति, अपने एम के प्रति हमें पैशनेट होना पड़ेगा, उस तरीके से, उस लगन से मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क पूरी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।
डॉक्टर कलाम showed that even though his position as a president of India was nominal, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, जो मेन पावर है वो किसके हाथ है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो यहाँ डॉक्टर कलाम एज अ नॉमिनल हेड थे, बट फिर भी उन्होंने इस इंडिया में ऐसे ऐसे काम किए जिनका इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट किया। तो देखते हैं उनके थॉट्स क्या थे। सो लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। तो ऊपर आसमान में देखो, हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा यूनिवर्स हमारा दोस्त है। अगर आप अपने काम को, अपने ड्रीम्स को पूरा वर्क हार्ड देते हो, पूरा अपना बेस्ट देते हो, तो ये सब कुछ आपको देने के लिए, वापस देने के लिए भी तैयार है। और अगर आप फेल होते हो तो फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये तो हमारा पहला अटेम्प्ट था लर्निंग का। अगर आप एंड नहीं होता, एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, कि जो हमारे प्रयत्न है वो कभी मरते नहीं है। और नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, की मतलब आप इतने पॉजिटिव रहो कि हर प्रकार की नेगेटिव कंडीशन में भी आप खुल के सोच सकते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हो कि अच्छा ये मेरा काम, ये चीज़ मेरी काम नहीं हुई या ये तरीका काम नहीं आया, तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ने मेरे को नो बोला, इसका मतलब उसको मेरे कैलिबर का उतना पता है ही नहीं, मैं तो अब नई अपॉर्चुनिटी सीखूंगा या देखूंगी जिससे मेरे कैलिबर को और शेप मिल सके। और अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपना माइंड ऐसा बनाना पड़ेगा कि सिर्फ आप अपने गोल को एज अ डेवोशन दे रहे हो। ठीक है, और ड्रीम वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved. तो कलाम जी यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में 4 चीज़ों को फॉलो करता है, कि वो अपना जो एम है उसको ग्रेट रखता है, नॉलेज को एक्वायर करता है, कड़ी मेहनत करता है, प्रेजेंस रखता है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जितना आपका काम हो चुका है उसको आप पढ़ते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं, मम्मी पापा को टेस्ट भी देते हैं, चाहे आपने ट्यूशन भी कर रखा है, आप तब भी उस चीज़ को कर रहे हैं ना प्रेजेंस के साथ, तो आपको कम नंबर तो आपके आ ही नहीं सकते कभी भी। आप हमेशा टॉप नहीं कर रहे तो आप उन एवरेज बच्चों से हमेशा ऊपर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। जो चैप्टर टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उसको पूरे को पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या याद रहा, पूरे चैप्टर को पढ़ के तो हमें पता नहीं तरह तरह की नॉलेज मिलती है ना। डेमोक्रेसी, अब आ जाते हैं डेमोक्रेसी पे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। सो यू हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधित्व क्या है ये। So this one of the foundation stone of the system of governance adopting by most countries of the world democracy। अब देखो, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोकसभा में या राज्यसभा में या संसद में जाके आप खुद ही खड़े हो जाओ, आप खुद ही बता रहे हो कि ये लो फॉलो करो, ये लो बनेगा, ये होगा वो होगा, नहीं ना। आप अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजते हो, वो आपके मुद्दों को उठाते हैं और बताते हैं। तो यही है डेमोक्रेसी, कि जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि इस नेशन का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्रिएट कर पाए और उसको पूरा बैलेंस में चला पाए। ठीक है, अब जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल्स और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, कि हम लोग ही रूल कर रहे हैं, पर हम कैसे कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां भेजकर। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव अब अच्छे से काम नहीं करे, अगली बार हम उसका चुनाव करेंगे ही नहीं, तो ये पावर भी है हमारे पास। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल, क्या सभी लोग सच में रूल कर सकते हैं। अब देखो, अपनी क्लास का एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। ठीक है, अब आपने देखा आपकी क्लास में जो सिटिंग प्लान है वो ठीक नहीं है, या जो लाइट है वो ढंग से प्रॉपर नहीं आ रही है, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब ये पूरी क्लास की दिक्कत है। क्या पूरी क्लास में से सारे बच्चे उठ के प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे, सर हमारे क्लास में पंखा ढंग से नहीं चल रहा, सर हमारे क्लास में डेस्क नहीं है, सर हमारे क्लास में ये नहीं, क्या सभी बच्चे जाएंगे? सर परेशान हो जाएंगे, है ना। और सर कहेंगे भाई क्लास तो बड़ी बदतमीज है ना, पूरे टाइम बाहर ही रहती है। अब
अब आपकी सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं देख रहा, अब आपको देख रहे हैं कि आप बिहेव कैसा कर रहे हैं, है ना, पूरी अराजकता फैल गई। अब आपकी क्लास में हो गया एक मॉनिटर, मैम ने एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया। अब वो मॉनिटर क्या हो गया, आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिंसिपल के आगे कौन बताएगा, अब वो मॉनिटर बताएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बताएगा कि भाई सर हमारे स्कूल में या हमारी क्लास में इस चीज की कमी है, इस चीज को पूरा किया जाए। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में हम चुनते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, और वो संसद में जाके हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताते हैं कि अच्छा अब नेशन में ये होना चाहिए, ठीक है, या ये होगा, या इस प्रकार ये चीजें काम करेंगी। So it is the same principle at the state or national level. Through election, people vote for representative who will be elected members of the representative assemblies. इसीलिए जब हमारे यहाँ वोटिंग होती है ना, तो किसी त्योहार से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पूरी श्रद्धा के साथ अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं, पूरे विश्वास के साथ चुनते हैं, ताकि वो असेंबली में जाके हमको रिप्रेजेंट कर सके। So they are generally called members of legislative assembly, जिनको MLA बोलते हैं। At the state level, member of parliament, जिनको MP बोलते हैं। कि अगर हम चुनते हैं किस पे, सेंट्रल लेवल पे, तो वो कौन हो गए, MLA, और जिनको हम स्टेट लेवल पे चुनाव में चुनते हैं वो कौन हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द नेशनल लेवल। ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉ, problems and solutions in the assemblies through dialogue and debate, try to convince each other whenever there are different opinion, like any modern democracy, therefore India is a representative democracy। ठीक है, तो यही होता है, ये लोग वहाँ असेंबली में जाके डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि देखो ये वाला लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए, या लोग को इस बात की समस्या है, आपने ये वाला लॉ जो इम्प्लीमेंट किया था तो लोग को ये दिक्कतें हो रही थी, तो ये सब चीज वहां पे डिस्कस होती है असेंबली में। सो जो हमारी इंडिया है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सो इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया को ही माना जाता है कि हमारे इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, विद सम 970 मिलियन वोटर्स इन 2024। एक सर्वे हुआ था 2024 में, उसके अनुसार हमारे देश में 970 मिलियन वोटर्स हैं बेटा। In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these election। अगर आप 18 साल और उससे ऊपर है, जैसे आप 18 साल के होते हो, आप जो वोट है वो आपको मिल जाएगा, आप वोटिंग की पावर आपको मिल जाएगी, ठीक है। Imagine that your class is planning to go for a picnic. There are two possible places, A and B. The class discuss the pros and cons, distance, time, cost, availability of basic facilities, etc. It become difficult to arrive at a decision. So your teacher decide that voting can solve the problem. The number of students in a favor of place A raise their hands. Then the number of students in place B raise their, and the decision is taken by whichever option gets a large number of raised hand. This is a case of direct democracy where every student's opinion was taken to finalize the place. अब देखो, उठते तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है, अब ये वोटिंग होती है तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सीधा चुनाव में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ आपको एक एग्जांपल से बता रखा है कि आपकी क्लास में क्या हो रहा है कि दो स्पोर्ट किया गया कि आप पिकनिक जाओगे। अब कुछ बच्चे ए के साथ थे, कुछ बी के साथ थे, मैम ने वोटिंग कराई, तो जिस प्लेस को ज़्यादा वोट मिले उसको डिसाइड कर दे कि अब हम यहाँ जाएंगे। ऐसे ही हमारे इंडिया में होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। The term grassroots democracy refer to a system that enable and encourage the participation of ordinary citizen. The base of the pyramid we saw in figure 10.4 on page 155. In such a system, the citizens can have a say in a decision which affect them. ग्रास रूट क्यों कहा गया, इस चैप्टर का नाम है ना ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसमें सिर्फ जो ऊपर लेवल बैठे जो आदमी है वो वोट नहीं कर रहे हैं, जो हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन है, जो सिटीजन्स हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, इनेबल्स करते हैं, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। गवर्नमेंट काम ही किसके लिए कर रही है, हमारे लिए, तो चुनेगा कौन उसको, हम चुनेंगे, और हम सभी ऑर्डिनरी पर्सन हो जो कोई भी हो, हम सभी को वोट का अधिकार है। इसलिए इस चैप्टर को बोला गया है ग्रास रूट डेमोक्रेसी।
We will study more features of Indian democracy in the next 2 chapters and also in later grades. हम और भी ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे, इनके काम देखेंगे कि भाई असेंबलीज है वो कैसे वर्क करती है, ये सब हम आगे अपने ग्रेड्स में पढ़ेंगे. तो हमने सब में क्या पढ़ा? सो नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट. कोई भी कंट्री बिना गवर्नेंस के, बिना गवर्नमेंट के काम ही नहीं कर सकती. अब मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. जो आज की हमारी सरकारें हैं उसके 3 ऑर्गन्स है. एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी. ठीक है. द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी 3 लेवल पे काम करती है. सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे. Democracy is the overall framework for this system. It functions through elected representative both at the state and national level. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो ही स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम करते हैं. तो आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.